नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एफले इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है नहीं करना है तो कौन से लेवल पर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं और वेबसाइट में 6 शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं। कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं और किसी और ऐप पर आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसी चीज़ की ऐड आपको दिखाई पड़ती है। तो आपके बिहेवियर को समझकर आपको जो रेलेवेंट है ऐड, वही ऐड आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म होता है, ये जो सर्विस होती है, इसे कहा जाता है कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग। और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एफले एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये सेगमेंट में एफले का कामकाज है। कंपनी की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करें तो एफले इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एक्चुअली एफले इंडिया एक सब्सिडरी कंपनी है। इसकी जो पेरेंट ग्रुप है वो एफले होल्डिंग्स है, सिंगापुर की कंपनी है, जहां पर बहुत बड़ी कंपनीज ने निवेश भी किया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी वहां पर निवेश किया है। तो ऑफकोर्स वेल नोन कंपनी है। लीडिंग मार्केट पोजिशन है इंडिया में। प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। ये इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि कई बार जो ऑनलाइन बेस्ड कामकाज होता है, शुरुआत में रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान है। बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो 2 सेगमेंट है। सबसे पहला है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जहां पर ये एक्विजिशन, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन फॉर लीडिंग ब्रांड्स एंड B2C कंपनीज, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, आल्सो इंक्लूड्स रीटारगेटिंग एंड पुश नोटिफिकेशन फॉर ई कॉमर्स। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। 98.2% का रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कैसा परफॉर्म करता है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहां पर आपने देखा कि इस सेगमेंट में रीटारगेटिंग भी इंक्लूडेड है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही एफले ने एक और एक्विजिशन किया है, जिसका मेन स्पेशलाइजेशन रीटारगेटिंग में दिखाई पड़ता है। तो अच्छा एक्विजिशन भी यहां पर चलता हुआ नजर आता है। दूसरा है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। एंटरप्राइज में इनेबलिंग ऑफलाइन बिजनेसेस टू गो ऑनलाइन थ्रू ऐप डेवलपमेंट। कई ऐसे ऑफलाइन बिजनेस है जिन्हें ऑनलाइन काम करना है, तो ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली ऐप डेवलपमेंट में आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। O2O कॉमर्स एंड डेटा एनालिटिक्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। हालांकि रेवेन्यू कम है, सिर्फ 1.8% का है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। O2O का मतलब है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता चलता है ऑनलाइन आप देखते हैं, लेकिन बाद में फिजिकल स्टोर्स में खरीदने जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करता है। ग्लोबल रीच बहुत ही अच्छी है। इंडिया से रेवेन्यू 49.7% है और इंटरनेशनल रेवेन्यू 50.3% दिखाई पड़ता है। ग्लोबल रीच इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही अच्छी रीच हमें दिखाई पड़ती है। एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इन हाउस डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विथ ओवर 2.2 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस रीच दैट ड्राइव्स आवर प्रेडिक्टिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। इनका जो एल्गोरिदम है बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। और ऑफकोर्स ऐसी कंपनीज में एल्गोरिदम ही सब कुछ होता है। फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म टू हेल्प डिलीवर हाई ROI टू अवर कस्टमर्स। इनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं, इनके कस्टमर्स कौन है? बिजनेसेस हैं जो कि अपनी ऐड करवाना चाहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर पाए सर्विसेज, इसीलिए फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म भी लगा है। बहुत ही अच्छी बात है। एट लास्ट अगर कस्टमर खुश रहेगा तो आप खुद भी खुश रहोगे, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। R&D फोकस विथ अ स्ट्रॉन्ग पेटेंट पोर्टफोलियो। 3 पेटेंट आपको रजिस्टर्ड दिखाई पड़ते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग में। यूएस की बात हो रही है। 10 पेटेंट फाइल हो चुके हैं यूएस और इंडिया में फॉर डिजिटल एड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। एक पेटेंट रिलेटेड टू रीटारगेटिंग बिजनेस फाइल इन यूएस, जिसके रिलेटेड अभी कंपनी भी खरीदी है, वो भी मैंने आपको बताया रीटारगेटिंग से रिलेटेड। 4 पेटेंट सिंगापुर में भी फाइल हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स पेटेंट पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल समरी के बारे में यहां पर बात नहीं करेंगे, आगे हम उसकी चर्चा करने ही वाले हैं। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ आप देख पाएंगे 54.8% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ है। ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अगर बात करें एबिटा ग्रोथ के बारे में तो 46% से ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57% से ज़्यादा। अगर सिर्फ क्वार्टर को कंपेयर करें तो 76% की ग्रोथ है। 63% की ग्रोथ एबिटा में है। प्रॉफिट में 73% की ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है ऑफकोर्स, क्योंकि पिछला साल अच्छा नहीं किया था। हालांकि इनके बिजनेस को इतना फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता।
एनुअल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप ग्रोथ देख पाएंगे, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू 54.8% के CAGR से बढ़ती जाती है, और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 57.4% का CAGR है। बहुत ही अच्छी बात है। ये YOY ग्रोथ है, माफ कीजिए, ये आपके सामने यहाँ पर रेवेन्यू CAGR यहाँ पर है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये था आपका YOY ग्रोथ, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप CAGR देख पाएंगे, रेवेन्यू 45 प्लस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 प्लस है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता जाता है, 35% का CAGR दिखाई पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात है, शानदार ग्रोथ आपको सब में दिखाई पड़ती है, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबिटा हो, प्रॉफिट हो, और इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि यहाँ पर एक वन टाइम एक्सपेंस भी हमें देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पहले से हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करते हैं, ROE 37 प्लस है, ROCE ऑलमोस्ट 20 है, टू बी एग्जैक्ट 19.7% है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 17.9% है। कंपनी पर कर्जा भी है जो कि ग्रेजुअली हमें पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ नजर आया है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी फिलहाल कोई टेंशन वाला कर्जा नहीं है। ग्रॉस डेट की बात करें तो 0.33 है। अगर नेट डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो सिर्फ 0.15 टाइम्स आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन हायर साइड पे लेना है, हमेशा सेफ रहना है, तो 0.33 भी कंसिडर करते भी हैं। अगर वो सपोज हमारा नेट डेट टू इक्विटी रेशियो होता भी तो भी कोई टेंशन वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है, मैनेजेबल डेट है। तो कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी ग्रो करने के लिए कई बार कर्जा लेना पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है CPCU बिजनेस, ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एफले में निवेश करते हैं तो इनका जो बिजनेस मॉडल है इसे समझना चाहिए, क्योंकि CPCU बिजनेस डायरेक्टली इनके कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, और हमने देखा 98% से ज्यादा का रेवेन्यू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है। तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर ये समझ में ही नहीं आता तो ऑफकोर्स निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। तो CPCU का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। फुल फॉर्म एक बार समझ लीजिए, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। अब इसका मतलब क्या है? सपोज आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपने कोई भी बिजनेस चालू किया है और आपको ऐड चाहिए, डिजिटल ऐड चाहिए, आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर ऐड लगानी है। आप एफले के पास गए, एफले ने आपकी ऐड लगा दी, तो आप कुछ एफले को चार्ज करेंगे। तो कौन से बेसिस पर चार्ज करेंगे? 2-3 सिस्टम होती है। एक बहुत ही जो पॉपुलर सिस्टम है जो गूगल पे प्रोवाइड करता है वो है कि कॉस्ट पर क्लिक। आपकी ऐड की जो लिंक है उस पर जितनी बार लोग क्लिक करेंगे उतने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर्स का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सपोज 50,000 लोगों ने ऐड पर क्लिक किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों ने कुछ परचेस किया है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसका जो परचेस हुआ, आपके रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन आया, सपोज 50,000 लोग ने विजिट तो किया, लेकिन उससे थोड़ी आपका फायदा होने वाला है। जो लोग परचेस करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे तो आपका फायदा होगा। सपोज 50,000 में से 10,000 लोगों ने खरीदारी की है तो उस 10,000 पर आपको चार्ज देना है। इसे कहा जाता है CPCU, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। तो देख पाएंगे कन्वर्टेड यूजर्स कितने लोग यहां पर वेबसाइट पर आते हैं, एफले के जितने भी एड्स चल रहे हैं अलग अलग उनके कस्टमर्स के लिए कितने लोग आते हैं और उसमें से कितने लोग उसमें बिजनेस को हिस्सा देते हैं, यानी कि कुछ खरीदारी करते हैं। तो ये नंबर हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। एवरेज CPCU के बारे में बात करें तो ये हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, 40 के आसपास ही दिखाई पड़ता है। 40.3 हमें फिलहाल लोवेस्ट दिखाई पड़ता है और हाईएस्ट हमें 41 दिखाई पड़ा है। तो एवरेज CPCU यहां पर आपको लिमिटेड 40 के आसपास है। और रेवेन्यू आप देख पाएंगे CPCU रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके जो यूजर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इनकी जो रीच है वो एक्सपांड होती हुई नजर आती है। तो ये बिजनेस मॉडल आप समझ गए होंगे, आई होप ये समझ गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकलाइज्ड फोकस ऑन हाई ग्रोथ कैटेगरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफले इंडिया तो सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड करता है, इनके पास एक प्लेटफॉर्म है कि एक ऐड बना कर देंगे, लेकिन अभी कौन से कंपनीज पर फोकस करना है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ज्यादा ग्रोथ है वहीं पर ऐड देंगे, तो ही आपके कन्वर्टेड यूजर्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कन्वर्टेड यूजर्स ही तो बढ़ाने हैं, क्योंकि एवरेज CPCU तो 40 के आसपास रहने होगा, वहां पर कोई बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, वरना दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो कि सस्ते में दे रहे हैं उनके पास कस्टमर चले जाएंगे। इसीलिए यहां पर आपको
ऐसे सेक्टर्स को भी चूज करना बहुत ही ज़रूरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, जहां पर ऑलरेडी कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर ऐड देंगे तो ऑफकोर्स आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो 10 रेजिलेंट वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एडटेक, फिनटेक, फूड टेक, एफएमसीजी, हेल्थ टेक, ग्रोसरीज, गेमिंग और गवर्नमेंट। ये 10 सेगमेंट है जहां पर काम चलता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देख पाएंगे 10 सेगमेंट से 74% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो चुका है। और रेवेन्यू डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। डाइवर्सिटी आप देख पाएंगे, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सपोज आपका बिजनेस चल रहा है, आपका रेवेन्यू 1 लाख रुपए का है, उसमें से एक आदमी, आपके 10 कस्टमर है, उसमें से एक ही कस्टमर आपको 90,000 का रेवेन्यू देता है, तो ये रेवेन्यू डाइवर्सिटी बहुत ही खराब है। अगर वो एक कस्टमर आपका चला गया तो आपका 90% का रेवेन्यू चला जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी बात है, बड़ा रिस्क है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू डाइवर्सिटी लगातार बढ़ती जा रही है। FY 2019 में आप देख पाएंगे टॉप 10 कस्टमर से 64.5% का रेवेन्यू आता था, लेकिन अभी वही टॉप 10 कस्टमर से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 64.5 से कम होकर 42.8 हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात है, और ये जितना ज्यादा कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। सपोज एक कस्टमर कोई चला भी जाता है तो रेवेन्यू पर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मोबाइल कनेक्टेड ग्लोबल इकोसिस्टम ग्रोइंग रोबस्टली, तो ऑफकोर्स मोबाइल सिस्टम बढ़ेगी। जो मोबाइल से हाथ में हमारे स्मार्टफोन का जो ये ज़माना चल रहा है वो जितना स्ट्रांग होता जाएगा, जितने ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन होगा उतना ज़्यादा इनका मार्केट हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एट लास्ट इनका बिजनेस मॉडल मोबाइल पर बेस्ड है। मोबाइल पर ऐड आती है, मोबाइल पर ही क्लिक करने वाले हैं, वहीं से खरीदारी करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे, जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स एक्टिव होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि इनके रेवेन्यू बढ़ जाएगी, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्री का ट्रेंड देख पाएंगे। जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है 11.4% के CAGR से एस्टीमेट लगाया जा रहा है, इतनी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। डिजिटल यूजर बेस की बात हो रही है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, स्पेंड के बारे में बात करें, तो मोबाइल एड स्पेंड में 32.4% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है CAGR बेसिस पर। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। ई कॉमर्स मार्केट के बारे में बात करें तो 24% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतनी ग्रोथ हो सकती है, जो कि ग्लोबली तो बहुत ही ज्यादा नीचे है। ग्लोबली 9% 11% है, जबकि इंडिया में बहुत ही अभी स्कोप है, क्योंकि बहुत भी शुरुआत हुई है स्मार्टफोन मार्केट की, तो अभी बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसीलिए ग्रोथ बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। FY 2025 का एस्टीमेट बहुत ही ज्यादा ऊपर नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रोथ आपको सेक्टर में नजर आती है। अगर सेक्टर में इतनी ग्रोथ है तो उसका मार्केट लीडर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, तो आप देख पाएंगे 59.9% का होल्डिंग है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप के पास, म्यूचुअल फंड के पास 7.1%, FIIs के पास 24.4% और अदर्स के पास 8.6% का है। जो ब्रोकरेजेस एफ्ले को फिलहाल कवर कर रहे हैं, नोमुरा है, दौलत कैपिटल, दलान एंड रोचा हमें दिखाई पड़ता है। की मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करें, MSCI ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडाइसेस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप 250 कंपनीज में से एक है। कंपनी की बात को कर ली, अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4730, जो कि 5% गिरावट पे नजर आ रहा है। 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है, 0 डिविडेंड यील्ड है, 23 का इंडस्ट्री का पीई, जबकि इसका स्टैंड अलोन पीई रेशियो तो बहुत महंगा है, 446 है। लेकिन कॉन्सोलिडेटेड पीई रेशियो देखना जरूरी होता है, क्योंकि सभी बिजनेसेस को हमें एक साथ मिलाकर देखना होगा तो सही वैल्यूएशन आपको पता चलेगा। तो कॉन्सोलिडेटेड 95 है। प्राइस टू बुक रेशियो 15.2 दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं। 6000 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है और फिलहाल 4700 का लेवल हमें देखने को मिला। बहुत ज़्यादा गिरावट तो यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है, कोई अभी बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। RSI के बारे में बात करें तो RSI आप देख पाएंगे 26.12 है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आपको RSI में दिखाई पड़ती है। ओवरसोल्ड कैटेगरी में RSI जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमें इतनी गिरावट देखने को मिली, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नोमुरा ने फिलहाल इसे डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है, ये एक रीजन हो सकता है। बाकी कुछ रीजन है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली है, बहुत ही शानदार तेजी है। वीकली बेसिस पर देखते हैं, वीकली चार्ट पर देखते हैं। लिस्टिंग के बाद हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, उसके बाद क्रैश हुआ, उसके बाद हमें शानदार तेजी देखने को मिली। कुछ 1900 रुपए के आसपास लो बनाने के बाद स्टॉक हमें 6000 तक जाता हुआ नजर आया।
ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ऊपर से ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके कारण जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू ज़्यादा सेफ नज़र आता है इन्वेस्टर को। दूसरे जितने बिजनेसेस हैं जहाँ पर फिजिकली लोगों को काम करना पड़ता है उससे बेहतर है ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस है जिसके कारण स्टॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता हुआ नजर आया, 1000 रुपए से 6000 तक जाता हुआ नजर आया। एक साल में 6 टाइम्स यहां पर हमें मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आया है, अच्छा मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आया, तो वैल्यूएशन भी तो बढ़ गया होगा। इसका जो वैल्यूएशन हमने फिलहाल देखा 95 का पी रेशियो, ये भी कोई सस्ता पी रेशियो नहीं है, लेकिन जनरली जितने ऑनलाइन कंपनीज होते हैं वो आपको 25-30 के पी रेशियो पर दिखाई देते ही नहीं है। अगर वो फंडामेंटली वीक है तो अलग बात है, लेकिन ये कंपनी स्ट्रांग नजर आती है तो इसका पी वैल्यूएशन आपको महंगा ही नजर आ रहा है। लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये 150 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ये एक रीजन है, वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है। ऑफ कोर्स इतनी तेजी देखने को मिली है तो कोई ना कोई तो यहां पर बेचने वाला है, इतनी तेजी आई है तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकता है। ये एक रिस्क हमेशा रहता है कि इतना स्टॉक ऊपर गया है तो कभी ना कभी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। स्टॉक को हमने फंडामेंटली तो एनालाइज कर लिया, बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, बहुत ही अच्छी ग्रोइंग है, इंडस्ट्री खुद ब खुद ग्रोइंग है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, ग्रोइंग दिखाई पड़ती है, कंपनी पर कुछ खास कर्जा नहीं है, थोड़ा कर्जा है लेकिन कोई टेंशन वाली बात दिखाई नहीं पड़ती, रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये तो हो गया फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही अच्छा है, कंपनी में निवेश करने जैसा है। अब बात आती है टेक्निकली अगर बात करें तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज जो एफले टच भी नहीं करता था उसके ऊपर से ही निकल जाता था, वापस ऊपर जाता था, इसे टच तो छोड़ दीजिए, इसे तोड़ दिया है। वीकली बेसिस पर हमें ये टूटता हुआ नजर आता है, तो ऑफ कोर्स यहां पर गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतनी तेजी के बाद अगर आपको कोई वीक सिग्नल नजर आता है, अगर कोई छोटे से भी ऐसा कोई सिग्नल नजर आता है, ऐसी कोई न्यूज आती है जिसके कारण थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो उसके बाद जनरली ऐसा होता है कि इतना स्टॉक भाग जाए उसके बाद गिरावट होती ही होती है, क्योंकि इतना स्टॉक ऊपर गया तो कोई ना कोई प्रॉफिट रीजन, कोई ना कोई रीजन ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके कारण स्टॉक में आपको गिरावट नजर आती है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल था 5000 का लेवल, वो तो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आया। स्टॉक ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन हमें वहां पर सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ा, कंसोलिडेट किया लेकिन स्टॉक में ऊपर की साइड पे मूवमेंट नहीं आया, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो अब यहां पर फंडामेंटली ओके, वैल्यूएशन के बेसिस पे फिलहाल थोड़ा सा अभी भी हम रीजनेबल कहेंगे, ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, 70 के आसपास पी रेशियो मिल जाता है तो और भी ज्यादा बेहतर है। टेक्निकली अगर बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, जो लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज 4292 यानी कि 4300 4400 का एक जोन दिखाई पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट सबसे मेजर सपोर्ट जो मुझे चार्ट पर दिखाई पड़ता है, टेक्निकली दिखाई पड़ता है, वो है 4000 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और पहले 3 बार आपको ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आया है, 3 बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आया, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ऑफकोर्स 4000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए, सबसे पहला ये 200 डेज का मूविंग एवरेज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अभी भी 4000 का लेवल नजर आता है। और जिस प्रकार से तेजी देखने को मिली है और फिलहाल जो गिरावट हो रही है उस प्रकार से अगर 4000 का लेवल आ जाता है तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। यहां से आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, वैल्यूएशन ज्यादा हो चुका था, तेजी ज्यादा आ गई थी, तो मार्केट को तो बस रीजन चाहिए गिरावट के लिए, तो ऐसे स्टॉक को आप गिरावट पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है, 4000 पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें हर 500 पॉइंट के डिफरेंस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। 3500 का लेवल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3000 का लेवल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। इस प्रकार से खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।